अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं 3 इश्यूज़ पर बात करूंगा। सीएसएस का रिज़ल्ट आ गया है और मुख्तलिफ लोग उसको मुख्तलिफ अंदाज में उसकी तशरीह कर रहे हैं। दूसरा इशू, अफरासियाब खटक साहब, उन्होंने बात की है कि मिलिट्राइजेशन बेसिकली पंजाबाइजेशन है, क्योंकि मिलिट्री में 80% पंजाबी हैं। उनकी ये बात किस हद तक दुरुस्त है, इस पर मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी बात, गंदम का स्कैंडल, वो बातें जिसका आप सुनना चाह रहे हैं या जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो बात जो है वो हम सीएसएस से शुरू कर लेते हैं। सीएसएस का रिज़ल्ट आया है कल। एक तो ये है कि हस्बे तवक्को बहुत सारे लोग, उन्होंने अपने, कईयों ने अपनी डीपी चेंज करके, कईयों ने अपनी आईडी चेंज करके मुबारकबादें भी ले रहे हैं कि मैं ही इस दफ़ा सीएसएस का टॉपर हूँ। उनमें से कई दुरुस्त भी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो सिविल सर्वेंट्स हैं, कोई रिटायर्ड और सर्विंग, वो जिस जिस सूबे से हैं, उन्होंने एक तरह से उसको अपने सूबे के हवाले से देखने की कोशिश की है कि उनके सूबे से नुमाइंदगी कैसी रही। तो मैं वो देख रहा था, एक यूनस डागा साहब हैं, बड़े एक काबिल किस्म के ब्यूरोक्रेट, अब रिटायर हो गए हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से थे, कराची से हैं, सिंध से। तो उनका मैंने पढ़ा, एक ट्वीट पढ़ा, उन्होंने कहा व्हाट अ शेम, सीएसएस रिजल्ट अनाउंस्ड, द फर्स्ट इन सिंध रूरल रैंक्स एट 66 पोजीशन एंड अर्बन एट 116 पोजीशन। कि वो कह रहे हैं कि जो सिंध में जो एक अलग अलग कोटे हैं, रूरल सिंध और अर्बन सिंध का, तो उन्होंने कहा कि जो एलोकेशन हुई है ग्रुप्स वाइज या मेरिट वाइज, उसमें जो पहला बंदा सिंध का आया है, वो जो सिंध रूरल से आया है वो 66वें नंबर पर आया है, और जो सिंध अर्बन का आया है वो 116 नंबर पर आया है। तो इसका उन्होंने ये नहीं कहा कि एफपीएससी ने कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू सही तरह कंडक्ट नहीं किए। बेसिकली उन्होंने अपनी हुकूमत को, अपने सूबे को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया है कि हमारा जो तालीमी मेयार है वो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, कि हमने आलमी लेवल पर तो क्या, अपने लेवल पर बाकी सूबों के साथ compete नहीं कर पा रहे। ये उनका एक मकसद था जिसके वाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज़ एट द लोएस्ट इन साउथ एशिया इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन एंड सिंध एट द लोएस्ट इन पाकिस्तान। इसी तरह एक और हैं, ताजिक साहब हैं। ताजिक साहब जो हैं वो आजकल आईजी हैं केपी, उधर आज़ाद जम्मू कश्मीर में। तो उन्होंने तमाम सीएसएस क्वालिफाई करने वालों को मुबारकबाद दी, और उन्होंने कहा कि जो एजे के आज़ाद जम्मू कश्मीर है उसकी 4 मिलियन पॉपुलेशन है, 40 लाख पॉपुलेशन है, और उसने केपी से बेहतर परफॉर्म किया है, जिसकी पॉपुलेशन जो है वो 4 करोड़ है। यानी कि 40 लाख पॉपुलेशन ने 4 करोड़ पॉपुलेशन की 4 करोड़ पॉपुलेशन से बेहतर परफॉर्म किया है। और साथ जो है उन्होंने बेसिकली ये है कि जो ताजिक साहब हैं वो आजकल ज़रा उधर एजेके में हैं, तो लिहाजा वो उधर बैठ के अपने सूबे के साथ मुआवजना कर रहे हैं। उनका सूबा केपी है, तो उसके साथ भी मुआवजना कर रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि जो फीमेल रेशो टू मेल रेशो इज़ कंसिस्टेंटली एंड कंसिडरेबली इंक्रीजिंग, कि जो फीमेल हैं, जो लड़की हैं, उनकी तादाद अब जो सीएसएस क्वालिफाई करके आ रही हैं, उनकी तादाद लड़कों से बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि जो रिज़ल्ट आए हैं, और जो जिस तरह की बात यूनस डागा साहब ने की कि जो सिंध अर्बन है वो 116वें नंबर पे आया है, तो उसकी तशरीह जो ताजिक साहब है उन्होंने ये की है कि सिंध अर्बन लगता है कि अब कुछ सिविल सर्विस में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहा। और लेकिन उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान जो है बेहतर परफॉर्म कर रहा है, मतलब यह है कि जिधर वो पहले थे उसकी निस्बत अब बेहतर हैं। फिर मैं एक और साहब थे, उनसे भी मैं पूछ रहा था इसके हवाले से कि क्या आप क्या कमेंट है। तो उन्होंने कहा कि एक तो ये है कि ओवरऑल जो पंजाब में जो एफपीएससी है उसमें 2-3 चीज़ें हो सकती हैं कि जो पंजाब के जो मेंबर्स हैं वो ज़्यादा हैं दूसरे सूबों की निस्बत, तो ये भी एक वजह हो सकती है कि पंजाब डोमिनेट कर रहा है। लेकिन ये एक एज अ फैक्टर उन्होंने बयान किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर जो हैं वो लाहौर और इस्लामाबाद में ज़्यादा हैं बाकी जगहों पर, तो लिहाजा ये भी एक सबब बन सकता है कि इधर लोगों को तैयारी करने की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी। चलें, उनकी एजुकेशन भी किसी अच्छी जगह से होगी। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि अक्सर लड़के जो पुलिस सर्विस में हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में हैं, डीएमजी में हैं, तो पता चलता है कि ये लम्स के पड़े हुए हैं,
या कोई और किसी एलीट इंस्टीट्यूशंस के पढ़े हुए हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। और तीसरा उन्होंने कहा कि ओवरऑल ये जनरल लेवल ऑफ एजुकेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक और जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये भी देखने वाली बात है कि क्या जो मेरिट बने उसमें जो रिटर्न मार्क्स हैं उनको देखकर बने, इनके इंटरव्यू की बुनियाद पे बनाए या रिटर्न की बुनियाद पे बनाए। अगर किसी का इंटरव्यू ही अगर उसका इंटरव्यू माठा है और रिटर्न भी माठा था, तो फिर ये भी सबब हो सकता है कि उसका रिटर्न का मतलब है माठा होने का कि उसकी जो एजुकेशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, या ओवरऑल वो एक एकेडमिकली इतना स्ट्रांग नहीं था। फिर इस पर मैं कोई एफपीएससी के एक मेंबर हैं जो कि पंजाब से नहीं थे। अब मैंने चूँकि पहले बात की है कि वो ये भाई जो हैं जो मुझे ये कह रहे थे कि पंजाब में एफपीएससी के मेंबर ज़्यादा होते हैं, ये भी सबब होता है। तो मैंने फिर एक एफपीएससी के मेंबर से बात की जो कि पंजाब से नहीं है। तो उनको मैं पूछ रहा था, उन्होंने कहा कि हमें ये ट्रेंड जो है इस दफ़ा कोई पहले से मुख्तलिफ नहीं लगा, ओवरऑल यही ट्रेंड चलता आ रहा है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मैंने जब ब्यूरोक्रेसी की बात की थी, मैंने कहा था कि नून लीग की जो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो ये है कि इनके पास टीम अच्छी है ब्यूरोक्रेसी की। उसकी बाद में मेरी किसी ने मज़ीद इसलाह ये की, उसने कहा कि असल में पंजाब में ओवरऑल जो ब्यूरोक्रेसी है वो कैपेसिटी वाइज ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो अगेन उसका सबब ये भी हो सकता है कि जिस तरह पंजाब में एजुकेशन अच्छी है दूसरे जगहों की निस्बत, या और भी फैक्टर हैं। मसलन कराची है, कराची में आप कोई कहेगा जी कि कराची में भी एजुकेशन अच्छी होती है, ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन कराची जो है ना बेसिकली एक कॉमर्स सिटी है कि जिधर लोगों का ज़्यादा ट्रेंड जो है वो एक कारोबारी किस्म के लोग हैं कि जो कारोबार की तरफ उनका रुझान है। ये जो सीएसएस वाले हैं लड़के, ये ज़्यादातर एक जो लैंड ओनिंग बैकग्राउंड के लोग होते हैं और जिधर एक पावर स्ट्रगल ज़्यादा चल रही होती है, तो वो जो यानी कि उनकी एक ज़्यादा ख्वाहिश होती है। मैंने बहुत सारे अपने दोस्त देखे हैं जो मंडी बहावुद्दीन सरगोदा साइड के हैं, ये इनकी पहली जो ट्राई होती है वो सीएसएस में होती है। अगर सीएसएस नहीं कर पाते तो फिर ये कोई जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस का इम्तिहान देना चाहते हैं। अगर उधर भी कोई फिट नहीं आता तो वो कोई जुडिशरी का इम्तिहान देता है कि मैं सिविल जज बन जाऊँ। उधर भी नहीं आता तो कोई इस तरह का जो कम्पेटिटिव एग्ज़ाम है उधर वो अपीयर होते हैं। तो ये भी है, यानी कि हमारे मुल्क में एक ये भी बड़ा मसला है कि आपको लगता है कि अगर किसी की कोई प्रोटेक्शन का सिस्टम नहीं है तो वो कारोबारी लिहाज से कितना भी स्ट्रांग है तो वो अपने आप को इनसिक्योर फील करता है। तो फैमिली में कोई ना कोई बंदा ऐसा होना चाहिए जो दूसरों को एक कवर प्रोवाइड करे। तो ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे लोग इवन जो नस्ल दर नस्ल जो सियासत में है तो वो सियासत में रहते हैं। उनको लगता है कि इधर से ही जारादारी हमने या पावर ड्रा करनी है, या जो कोई ब्यूरोक्रेसी में है उनकी ये ख्वाहिश होगी कि हमारे बच्चे आगे ब्यूरोक्रेसी में जाएँ, और नहीं तो चलें वकील बन जाएँ, या कोई और नहीं कुछ नहीं बन सकते तो जर्नलिस्ट बन जाएं, ताकि आपका किसी न किसी जगह पे आप कोई अपना दबका चला सकें। तो एनीवे ये ओवरऑल जो लोगों की चॉइसेस होती हैं कैरियर के हवाले से, ओवरऑल जो उस मुल्क के एक हालात की और उधर के पावर स्ट्रक्चर की भी निशानदेही होती हैं। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आज एक ट्विटर पर एक वीडियो वायरल है जिसमें जो अफरा सियाब खटक साहब हैं वो उनका मैं सुन रहा था। अफरा सियाब खटक साहब जो हैं वो सियासतदान भी हैं और दानश्वर भी हैं, और जो लेफ़्ट के पॉलिटिक्स करने वाले तस्वर किए जाते हैं। पहले वो अवामी नेशनल पार्टी के साथ थे, आजकल वो मोहसिन दावड़ साहब की जो पार्टी है उसमें है। तो वो जो है ना एक ओवरऑल जो एक क्या कहते हैं एक नेशनलिस्ट भी तस्वर किए जाते हैं, पश्तून नेशनलिस्ट। तो वो किसी जगह पे कोई तकरीर कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये जो अभी जो ज़मीनें हैं उन पर कब्ज़ा हो रहा है और जो एग्रीकल्चर के नाम पे बाकी, हालांकि अगर इसको भी देखा जाए तो ज़्यादा पंजाब में ही हो रहा है, ये केपी की निस्बत ज़्यादा जो साउथ पंजाब है उधर की ज़मीनें जो हैं वो उस पर फ़ौज की नज़र है। तो उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है ये बेसिकली पंजाबाइजेशन है, ये मिलिट्राइजेशन नहीं है, ये पंजाबाइजेशन है, क्योंकि 80% जो फ़ौज है वो पंजाब पर है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अफरा साहब खटक साहब के ये हकायक गलत हैं, ये हकीकत पर मबनी। थोड़ी सी बैकग्राउंड अगर आपको बता दूँ, क्योंकि आप जल्दी में होते हैं, तो एक तो ये है कि अंग्रेज़ के टाइम से जो ज़्यादातर भर्तियाँ होती थीं वो पंजाब से होती थीं, रावलपिंडी डिवीज़न से। रावलपिंडी डिवीज़न से मतलब आगे आप कह लें कि इनमें भी जो इजला थे रावलपिंडी, जेलम और चकवाल, इधर से ज़्यादा होती थी। बारानी इलाका तस्वर किया जाता था, लोगों का
कोई खेती बाड़ी भी ज़्यादा नहीं थी, इसके अलावा कोई काम नहीं था, तो उनके पास ये एक अच्छी ओपनिंग होती थी कि जिसमें वो जा सकें। और वैसे भी बड़े मस्कुलर बॉडीज़ होती थी इनकी, तो उनको इस तरह के लोगों की ज़रूरत भी होती थी। फिर जो है जो केपी के इलाके हैं उनमें लकी मरवत था, बन्नू था, कोहाड़ था, इधर से ज़्यादा जो एक रिक्रूटमेंट होती थी फ़ौज में इधर से होती थी। अब यह है कि ये 1980 तक तो यही एक सिलसिला जारी रहा। अब उसमें भी जो मैं बता रहा हूँ कि ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं, केपी से भी है। वो अलग बात है कि अगर पंजाब की जो पॉपुलेशन है वो 12 करोड़ हो, 11-12 करोड़, और केपी की 4 करोड़ हो, तो फिर पंजाब में से डेफिनेटली बंदे ज़्यादा आ जाएंगे। वो ये तो नहीं है कि केपी से कोई किसी किस्म का कोई इज्तनाब बरता जा रहा था। दूसरा ये है कि जो बलूचिस्तान के लोग थे और बिलखसूस जो सिंध के लोग हैं, वो इतना को हिजरत पसंद नहीं थे। मैंने ख़ुद भी कई लोगों से बात की है, तो लोग जो हैं आमतौर पे वो एक उनकी अपनी एक ज़मीन के साथ मोहब्बत इतनी गहरी होती है कि वो छोड़ना नहीं चाहते। इधर के जो हमारे पंजाब के लोग हैं, ये नहीं है कि इनको अपनी ज़मीन के साथ मोहब्बत नहीं है, लेकिन ये एक बेसिकली बाय नेचर माइग्रेंट्स हैं कि कोई ट्रैवलिंग में अभी आपको पता चलेगा कि पंजाबी जो हैं वो बलूचिस्तान में भी हैं, आए दिन डेड बॉडीज़ भी आ रही होती हैं, फिर भी ज़मीनें मिली, वो सिंध में भी गए। केपी अच्छा इसी तरह जो पठान है यानी पश्तून है, वो भी देख लें कि वो पूरे पाकिस्तान में ट्रैवल करते हैं। पश्तूनों का आपको पता है कि जो सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ना काबल है ना पेशावर है। सबसे ज़्यादा जो पश्तून पॉपुलेशन है वो कराची में पाई जाती है, ठीक है, जिसको आमतौर पे सिंध या उर्दू स्पीकिंग वो अपना एक तसव्वुर करते हैं सिंधी। तो वो बात किसी और तरफ निकल पड़ी। तो अब ये है कि जो मैं आपको बता रहा था मिलिट्री के हवाले से, कि मिलिट्री में अभी भी जो केपी की जो प्रेजेंस है वो को 25% है। अभी इन्होंने जो जनरल कियानी के दौर से ऑनवर्ड ये पॉलिसी आई कि जिसमें इधर के लोगों को इनकरेज किया गया कि सिंध से भी लोग आएँ, बलूचिस्तान से भी लोग आएँ, तो उनकी जो एक तनासब है वो बढ़ाया भी गया। अभी अब जो है ना ओवरऑल पॉपुलेशन बेस्ड है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज कि जो पॉपुलेशन बेस्ड है कि किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी पॉपुलेशन है और उस बुनियाद पे हमने कितने लेने हैं। अगर हम ओवरऑल जो बलूचिस्तान की बात करें तो जो एक प्रोविंस वाइज बाकी से पॉपुलेशन बेस आती है तो उनकी कोई मेरे ख्याल को 5% बनती है। तो लेकिन उधर फिर भी इन्होंने ज़रा रिलैक्सेशन रखी हुई है कि हो सकता है को अगर 6% या 7% जो है उधर से वो लोगों को ले सकें तो वो उनको लेने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जो सिंध है, सिंध का भी जो कोटा है वो कोई मेरे ख्याल 15% जो है वो सिंध से आ रहे होते हैं, और पंजाब का कोटा जो है वो मेरे ख्याल 52% है। अब ये और अभी पंजाब में ये हो सकता है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन जो लेट्स से हम एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि वो उधर से 5% इन्होंने लेने हैं, उधर से हो सकता है 4% ले लें। अगर इतना ही कोई बड़ा शहर या कोई मेरिट जो है वो बलूचिस्तान का बन रहा हो तो उनको प्रेफरेंस देते हैं कि अगर उनका 5% हिस्सा बन रहा हो तो उनको 7% दे रहे होते हैं। तो ये है कि ये ओवरऑल एक नेशनल आर्मी होनी चाहिए। तो ये वाली जो बात है ना, हमारे भी बहुत सारे आई डोंट नो कि क्या वजह, बदकिस्मती की बात है कि हमारी सियासत और दानश्वरी उस टाइम तक जागती नहीं है या उसको वो तसव्वुर नहीं की जाती कि ये दानश्वरी है जब तक पंजाब को 2-4 गालियाँ ना दी जाएँ। और उसमें हमारे जो पंजाबी हैं वो भी बड़े अमल दखल करते हैं। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, मुझे पंजाब से मोहब्बत है, लेकिन ये मतलब नहीं है कि मैं को बाकी जो सूबे हैं उनसे नफ़रत करता हूँ। और यही जो है बाकी सूबों के लिए भी होना चाहिए कि आप मेरिट पर बात करें। और मैं अवाम से भी तवक्को रखता हूँ कि ये जो लोग हैं जो आपको नफ़रत की बुनियाद पे चलाने की कोशिश करते हैं कि दूसरे के बारे में आपके दिल में नफ़रत पैदा कर देते हैं, ये बेसिकली अपनी ज़ात से तवज्जो हटाते हैं। ये भी नहीं चाहते ऐसे सियासतदान के लोग उनको पूछें कि भाई आज तक आपने क्या किया है, तो लिहाजा वो एक एनिमी तलाश कर लेते हैं जो एक्सटर्नल हो, जो अगर कौमियत के लिहाज से हो तो अगर पश्तून है तो वो पंजाबी को एक एनिमी समझ रहा हो। ऐसा नहीं है, और पंजाब में इतना भी तासब नहीं पाया जाता, बल्कि है ही नहीं है। आम शहरी जो है नहीं कि हम तो कई दफ़ा लोग को हमारे कई दोस्त जो हैं बाकी कौमियतों के हमारे मुंह पर गालियाँ निकाल देते हैं, हम हंस देते थे। तो ऐसा नहीं है। और ये हमारे कई अपने जो पंजाबी दानिश्वर हैं वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हैं, इतना पढ़ते हैं नहीं जितना वो बातें कर रहे होते हैं पंजाब को गालियाँ देने के लिए कि पता चले जी कि मैं बहुत रेडिकल किस्म को हूँ, और जो दानिश्वर हल्के हैं वो मुझे खुदा रहा किसी तरह एक्सेप्ट कर लेंगे जो आप मुझे दानिश्वर माने, अगरचे मैं पढ़ नहीं सका लेकिन आपकी तरह मैं भी गालियाँ दे रहा हूँ। तो ये गलत अप्रोच है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जो है हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो गंदम है जी, कि गंदम का स्कैंडल चल रहा है। और आज मैं डॉन में स्टोरी पढ़ रहा था जी कि शहबाज शरीफ जो है वो रिलेक्टेंट है।
गंदम के हवाले से कोई एक रेडिकल स्टेप लेने के कि जिसमें कोई जो ज़िम्मेदारान हैं उनको करार वाकई सज़ा दिलाई जाए। कोई प्रपोज़ल भी आई कि नैब और FIA से इंक्वायरी कराई जाए, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि नहीं, ये डॉन की स्टोरी के मुताबिक है। और उसमें उन्होंने कहा जी कि जब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से पूछा गया तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने भी ना खामोशी इख्तियार की। ठीक है, अब मैं आपको ना पहले तो मैं हक़ाइक़ बयान करता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि स्कैंडल किसने क्रिएट किया। नाजरीन, कुछ हुआ ये कि पाकिस्तान में हर साल जो है ना एक गंदम की एक एस्टीमेट लगाते हैं कि हमारे यहाँ गंदम कितनी है और कितनी गंदम की ज़रूरत है और हमारा कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कितना है। कैरी फॉरवर्ड स्टॉक वो होता है कि जो हुकूमत ने, जिसको एक स्ट्रेटजिक एक स्टॉक भी कहते हैं, कि जो हुकूमत ने अपने पास रखा होता है कि अगर ताकि एक मार्केट में एक बैलेंस रखा जाए कि खुदा ना खास्ता अगर गंदम शार्ट हो जाए तो एक क्योटिक सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए, या जो एक प्राइवेट लोग हैं जो होर्डिंग किए हुए हैं वो किसी तरीके से चीज़ें अपने हाथ में ना ले लें। तो ऐसी सूरत में हुकूमत जो है वो गंदम जो है वो मार्केट में रिलीज़ करती है, तो हर साल हुकूमत के पास वो स्टॉक मौजूद होता है। दूसरा ये होता है कि जो वो एक प्रोडक्शन का एस्टीमेट लगाते हैं कि हमारी इस साल कितनी प्रोडक्शन होनी है, वो स्पार्को के ज़रिए और जो हमारा एक एग्रीकल्चर फूड का डिपार्टमेंट है वो, और फिर जो है यानी कि एक सैटेलाइट के ज़रिए जो एक फ़सलों की पोजीशन चेक करते हैं, उस बुनियाद पे एक अपनी असेसमेंट बनाते हैं। उधर से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी अगले साल की गंदम की रिक्वायरमेंट ये है, तो हमें ज़रूरत है बाहर से मंगवाने की कि नहीं मंगवाने की ज़रूरत है। अब यह है कि ये मामला जुलाई 2023 में शुरू हुआ। जुलाई 2023 में PDM की गवर्नमेंट थी, उस टाइम पहली समरी मूव हुई। समरी मूव करने वाले कौन थे? तारक बशीर चीमा साहब, वो उस टाइम फूड के मिनिस्टर थे। उन्होंने समरी मूव की कि हमें गंदम इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। मैं आपको इधर वाजे कर दूं कि ये गंदम पहली दफ़ा इंपोर्ट नहीं हुई, ये इमरान खान साहब के टाइम पर 2020 से इंपोर्ट होना शुरू हुई। अब इसमें ये मैं नहीं ये कह रहा कि इमरान खान वो पीछे पैर जो जी इमरान खान ने गलत किया, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि 3-4 साल से हर साल इंपोर्ट हो रही है। ठीक है, तो लिहाजा इस दफ़ा कोई अनोखा काम नहीं हुआ। अनोखा काम ये हुआ है जो स्कैंडल बन गया। गंदम इंपोर्ट करने के हवाले से वो समरी मूव हुई, और फिर जो हमारे हुकूमती चीज़ें जिस तरह से चलती हैं कि वो किसी एक दूसरी मिनिस्ट्री को भी राय चाहिए होती है, कि जिसमें मैरी टाइम वाले जो हैं उनकी भी राय चाहिए होती है, जो FBR वाले हैं उनकी भी राय चाहिए होती है, को कॉमर्स वाले हैं उनकी भी राय चाहिए होती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री वाले हैं उनकी भी राय चाहिए होती है। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर जो मैं आगे बात करूँगा उससे आपको मज़ीद समझ लगेगी। तो इन सब को जो ओवरऑल इनको कहा गया कि आप अपनी अपनी राय दें, कोई सुस्ती से दे दी, किसी ने जल्दी दे दी। ये मामला चलते चलते जब ये आगे मूव हुआ तो उस टाइम अगली गवर्नमेंट आ गई थी, निगरान हुकूमत। आपको याद होगा कि उस टाइम जो है ना क्वाटे की शॉर्टेज वगैरह भी शुरू हुई, तो फिर जो है एक पैनिक क्रिएट होगी कि हमें ये ना हो कि हमारा स्टॉक ख़त्म हो जाए, हमें गंदम की ज़रूरत है। तो लिहाजा एक अप्रूवल हुई जिसके तहत यह है कि गंदम मंगवाई जाए। अब जो उधर चैलेंज आ रहे थे वो ये आ रहे थे कि गंदम हमने मंगवानी किस तरह से है, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करना चाहिए या कि हुकूमत ने मंगवानी है। हुकूमत को मंगवाने का क्या तरीका था कि वो ट्रेड कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए मंगवाते। ट्रेड कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए मंगवाने का ये मतलब था कि स्टेट बैंक से पैसे जाते। स्टेट बैंक से पैसे जाने का मतलब ये था कि आपके पास पहले ही तुसी थोड़े पे हो, ठीक है, तो आपने मज़ीद उधर से अगर पैसे निकालते हैं तो ये भी एक बड़ा चैलेंज था। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसकी मुखालफत की कि ट्रेड कॉरपोरेशन को इन्वॉल्व ना किया जाए। ट्रेड कॉरपोरेशन को इन्वॉल्व ना करने का एक और मकसद ये है कि ट्रेड कॉरपोरेशन वाले जो है ना, इनसे मुख्तलिफ हुकूमती महकमे जो हैं कई चीज़ें मंगवाते रहते हैं और बाद जो उन्होंने चंडी करा देते हैं, उनको पैसे नहीं देते, तो लिहाजा उनका एक सर्कुलर डेट ऑलरेडी क्रिएट हुआ है। ठीक है, एक ये बात होगी। और दूसरा ये है कि आप ट्रेड कॉरपोरेशन के ज़रिए मंगवाते हैं तो जो गंदम प्राइवेट सेक्टर जिस निरहों पर लेकर आया, आपको इससे 30 से लेकर 50% तक ज़्यादा महंगी पड़ती। तीसरा, उसमें करप्शन के चांसेस और बढ़ जाते। इन सारी बातों के बावजूद ट्रेड कॉरपोरेशन ने टेंडर भी फ्लोट किया ताकि कोई ऐसे पोटेंशियल बिडर्स आ जाएं कि जिनके ज़रिए वो भी आगे से गंदम मंगवाएं। उनको लोगों ने कोई इतनी दिलचस्पी भी नहीं ली। और दूसरी तरफ से फाइनेंस वाले इसकी मुखालफत कर रहे थे। जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो शुरू से मुखालफत कर रही थी, लेकिन वो बाद में मान के उन्होंने कहा कि इन्होंने कट दो बेचूँ, आप जो है ना प्राइवेट सेक्टर वालों को करने दें। अब प्राइवेट सेक्टर वालों को क्या इजाज़त देने की ज़रूरत थी? नहीं, प्राइवेट सेक्टर पर पहले से इजाज़त ख़त्म हो चुकी है। आपने जो एक ये जो मैं आपको बताया ना कि पहले जो इंपोर्ट रजीम जो शुरू हुआ गंदम के हवाले से 2020 की बात है,
तो ये कोरोना का टाइम ही चल रहा था, तो उस टाइम इन्होंने एक बना दिया कि कोई भी इनके अगर कोई चाहे तो वो इंपोर्ट कर सकता है। अब प्राइवेट सेक्टर जो है उसको असल में एश्योरेंस ये चाहिए थी कि भाईजान तुसी भी मंगवा रहे हो सरकारी तौर पे, या कि हमने प्राइवेटली मंगवानी है। अगर आपने सरकारी तौर पे मंगवानी है तो या हम मंगवाते नहीं हैं या फिर हम कम मंगवा लेते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा जी कि नहीं, टीसीपी ऑब्वियसली उनको इतनी ही उन्होंने भी प्राइवेट सेक्टर ने मंगवानी थी जितनी इधर तलब होगी। ये तो नहीं होगा कि इधर वो लेकर आए, पता चले जी कि इधर गंदम की ज़रूरत ही नहीं है तो उनको उधर से मंगवाने की, ट्रेडिंग करने की क्या ज़रूरत थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, आप जाएं, आप जाने, आपका काम जाने, आप जो है ना इन्हीं प्राइवेट सेक्टर वाले वो मंगवा लें। तो जो हुकूमत है वो इस टाइम सरकारी तौर पे इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, हम नहीं मंगवाएंगे। चलें जी, वो काम शुरू हो गया और उस पे गंदम आना शुरू होगी। अब एक वीट बोर्ड बना हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ फूड का, वो इसको मुसलसल रेगुलेटरी मॉनिटर कर रहे थे कि कितनी गंदम आ गई है, कितनी की ज़रूरत है। अब उन्होंने 15 फरवरी को एक मीटिंग की, 15 फरवरी को मीटिंग की और उन्होंने कहा जी कि 28 फरवरी के बाद गंदम पाकिस्तान में नहीं आएगी। मतलब ये है कि अगर कोई इस वाले से कोई एलसी खुली हैं, एलसी हो गई हुई हैं, या कोई यानी कि उसमें कोई किसी तरह से कोई कंसेशन चल रही है तो वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि इसके बाद हम पाकिस्तान में कोई चीज़ लेकर आएगा तो उसको ड्यूटी या कोई और चीज़ें बढ़ जाएंगी। ये आप इसी तरह समझें कि जैसे आप बाहर से मोबाइल तो ले आते हैं, मोबाइल लाने पर पाबंदी नहीं है, लेकिन जब आप उस पर टैक्सों का एक अंबार लगा देंगे तो वो एक ऑटोमेटिकली उस चीज़ को डिस्करेज करने वाली बात होती है। या बाकी जिस तरह चॉकलेट वगैरह इन पर हमने कोई पाबंदी ज़्यादा कर दें तो इसका मतलब है कि उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। अब हुआ ये कि जब 28 का फैसला हुआ तो उस दौरान कोई जो है वीट, ये जो फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले हैं या कोई और इस तरह के जो वीट जो अनाज का बिज़नेस करते हैं वो आगे उन्होंने कहा कि भाईजान अब हमें क्या पता था कि आपने ये इसको 28 को बैन लगा देना, हमारा तो हमने उधर से पेमेंट कर दिया और हमारे जो जहाज़ चल पड़े हैं, तो लिहाजा इसको आप ज़रा टाइम बढ़ाएं। जब उन्होंने टाइम बढ़ाया वो आ गया 31 मार्च तक का। अब कई लोगों को इतराज़ होता है जी कि जब वो एक दफ़ा मना कर दिया था तो उसके बाद यानी कि इन्होंने एक्सटेंशन करने की क्या ज़रूरत थी। और भाई अकल दे उन्हें दूसरी तरफ ये भी तो देख लें कि जिन लोगों को आपने पहले इंश्योरेंस दी हुई थी मंगवाने की, अगर उन्होंने कहीं सौदे कर लिया, उधर से गंदम की बुकिंग हो गई है, पेमेंट हो गई है, तो उनका क्या कसूर है। वो कह रहे हैं कि आपने हमें जो है, जब हमने सारी चीज़ें कर ली हैं तो आपने कहा है कि ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर इसके बाद आ नहीं सकती, तो हमारा तो उधर से जहाज़ चला है, हम क्या करेंगे। ठीक है, अब ये है कि गंदम आ गई। अब गंदम आ गई, आगे सवाल ये पैदा होता है जी कि, और बाय द वे गंदम जो है अभी जो जब शहबाज शरीफ आए हैं उसके बाद भी पहुंची, ठीक है, उस पर अभी बात नहीं हो रही, ये जो निगरान दौर की हो रही है यानी कि हम उसकी बात कर रहे हैं। अब गंदम आ गई। गंदम की जो है आपको, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी थी गंदम की? आपकी रिक्वायरमेंट थी जनाब एक, आपने आपकी जो रिक्वायरमेंट थी 2.40 मिलियन मेट्रिक टन। अब जो गंदम आपके पास आ गई है वो आ गई है 3.59 मिलियन मेट्रिक टन। ठीक है, यानी कि कोई आप समझें कि कोई 1.4 या 1.5 मिलियन मेट्रिक टन ज़्यादा आ गई है। अब ये जो इतनी गंदम है, यानी कि हम ओवरऑल गंदम की बात कर लेते हैं कि ये जो 3.59 मिलियन मेट्रिक टन है जो पूरी गंदम मंगवाई है, आपका जो गंदम का एस्टीमेट है, आपको पता है कि ये कितनी देर के लिए काफ़ी है? ये आपके कोई, आप समझें कि 40 दिन के लिए ये काफ़ी है। मैं आपको कंजर्वेटिवली बता रहा हूँ, इससे भी कम दिन हो सकते हैं। ये जितनी भी गंदम बाहर से प्राइवेट सेक्टर ने मंगवाई है ये आपके 40 दिन के लिए काफ़ी है। अब आप समझें कि जिनको ये इतराज़ है जी कि ये जो 1.4 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो ज़्यादा आ गई है, वो गंदम कितनी देर के लिए काफ़ी है? वो हार्डली आपके लिए 10 दिन के लिए काफ़ी है। ठीक है, वो या आप 15 दिन का कह लें आप, कि इससे ज़्यादा तो यानी कि इतनी को, इस चीज़ पे आपका इतराज़ आ रहा है। अब इस सारी बात में मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जो आपका एक रिक्वायरमेंट है, आपकी गंदम उससे टारगेट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी भी वो सरप्लस में नहीं गई। जितनी आपकी ज़रूरत है साल के लिए उससे अभी सरप्लस में नहीं गई, अभी उससे कम है, फिर भी गंदम उससे कम है। अब अगर किसी को ये इतराज़ हो कि ये फॉर एग्जांपल कि किसी को ये जो है 1.5 मिलियन पे इतराज़ हो जी कि ये गंदम क्यों ज़्यादा आ गई है, ठीक है, तो भाई ये प्राइवेट सेक्टर ने की हुई है। आप एक पॉलिसी बना लें, अकल दे उन्हों, एक पॉलिसी बना लो और आप इनको अलाउ कर दें कि आप आटा बना के तो एक लीगल तरीके से आपको इसको अफगानिस्तान में एक्सपोर्ट कर दें, बजाय स्मगल करने के। जब आप स्मगल करते हैं तो फिर
आपकी ज़रूरत से ज़्यादा जितना आप बेचना चाहते हैं उससे भी ज़्यादा जाता है और फिर इधर शार्टेज हो जाती है। तो आप इसको लीगल तरीके से लॉ करें कि हम इतना जो उधर का जो ऑर्डर है यानी कि वो ले लेंगे, तो जितने हैं यानी प्राइवेट सेक्टर वाले वो दे देंगे। यानी कि इसमें यानी कि कौन सा इसमें कोई प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, इसका और मैं बताऊं जी कि आपको क्या इसका एक फ़ायदा क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ। गंदम, बाहर की गंदम आई, उसकी वजह से आपकी आटे की कीमत गिरी। पहले जो आटे की कीमत थी वो 250 रुपये चल रही थी, जो 20 किलो बैग की, अब उससे कम हुई। ख़ास तौर पे जो फरवरी और मार्च के महीने में कराची में ये बहुत ज़्यादा एक इशू आता है कि कीमतें बढ़ जाती हैं, वो भी कम हुई और ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में कीमत स्टेबल हुई। पहली दफ़ा काफ़ी सालों के बाद पहली दफ़ा हुआ है कि ਤੁਹਾਡਾ रमज़ान कोई इज्जत ना गुजर गया। पहले ये होता था कि उस टाइम जनाब रमज़ान में आटा शार्ट हुआ होता था। अब ये है कि एक तो गंदम आई है आपकी $1 बिलियन की, यानी कि ये जो गंदम प्राइवेट सेक्टर ने अपने पैसों से मंगवाई है वो $1 बिलियन की मंगवाई है। उस पर हुकूमत पाकिस्तान ने टैक्स ड्यूटी के माध्यम में पता कितना पैसा लिया है? $73 मिलियन टैक्स ड्यूटी के माध्यम में पैसे लिए हैं। अब ये है कि ये वाले जो इसमें यानी कि इशू क्या आ रहा है कि इसमें क्या मसला क्या है? मसला अब ये है कि हुकूमत इसको स्कैंडल क्यों बना रही है, यानी कि ये मैंने आपको बताया और मैं सरप्राइज़ होऊंगा कि जिस दिन ये स्कैंडल ले आएंगे। इनके पास स्कैंडल कोई नहीं है, ये क्या है कि अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं। अटेंशन क्यों डाइवर्ट कर रहे हैं कि इन्होंने जो गंदम की कीमत मुकर्रर की, गंदम की कीमत किस तरह मुकर्रर होती है कि जो उसकी कास्ट होती है और जो प्रॉफिट बनाकर एक हुकूमत एक लगाती है कि एक मन गंदम होना तो उसकी इतनी कीमत होनी चाहिए। अब ये कीमत लगाती क्यों है? हुकूमत गंदम खरीदना होती है। अच्छा, हुकूमत गंदम खरीदती है दो वजूहात की वजह से। मेन जो वजह है वो ये होती है कि अपने पास कोई स्टॉक रखे कि खुदा न खास्ता अगर मार्केट में शार्टेज हो जाती है। दूसरा ये है कि अगर चलें जी इस दौरान कोई जो किसान है उनको भी कोई फ़ायदा हो जाएगा। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि गंदम खरीदने की हुकूमती इस्तात जो है उससे कोई कम जो है ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1 लाख या 1.5 लाख किसानों को फ़ायदा होता है। और किसानों की तादाद पता है कितनी है? ये भी मैंने आपको पिछली बार बताया था, कोई 90 लाख है, जिनमें से कोई 50 लाख ऐसे हैं कि जिनकी जो लैंड है वो कोई 2 एकड़ है, यानी कि एक बंदे की लैंड 2 एकड़ है। कोई अगले 20 लाख ऐसे हैं कि जिनकी कोई लैंड जो है 6 एकड़ तक है, और कोई 10 लाख ऐसे हैं कि जिनकी कोई 12 एकड़ होगी। अब जो है यानी कि ये जो ज़्यादा शोर चल रहा होता है, या 2 एकड़ वाला तो बेचारा जो है इधर आ नहीं सकता, और हुकूमत जो है ये इधर सियासत कर रही है, ये किसानों को मिसगाइड कर रही है। मैं आपको बताता हूँ मिसगाइड क्या कर रही है कि ये हर साल जो है ना एक रेट मुकर्रर होता है। ये आपके जहन में रहे कि जो पंजाब है वो गंदम जो पैदा करता है वो पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तान की ज़रूरियात का 76% ज़रूरत जो है ना वो पंजाब पूरी करता है। ठीक है, इम्पोर्ट को अलावा जो यानी कि इधर जो पाकिस्तान में पैदा होती है। जो दूसरे नंबर पर है सिंध। सिंध कितना करता है? 15%। केपी कितना करता है? 6%। और जो बलूचिस्तान है उसका आप कह लेंगे 4% करता है। अब यह है कि सारा ये बर्डन आता है पंजाब पर। जो सिंध हम नकल कर रहे होते हैं सिंध की। 2021 में जो इन्होंने रेट मुकर्रर किए सिंध और पंजाब ने 1800 किया, 2022 में किया 2200। जब 2023 आया तो 2023 में पंजाब हुकूमत ने किया 3300। सिंध वाले जो हैं वो ले गए उसको 4000 पर। इन्होंने कहा कि थोड़ा जा तुसी थले करो, थोड़ा जैसी ऊपर करने, वो इन्होंने नहीं किया। इनको अल्टीमेटली 3900 करना पड़ा। अब ये है कि जब आपने रेट बढ़ा दिया, अब किसान क्या चाहेगा? किसान को जिस फसल में ज़्यादा फ़ायदा होगा वो उसमें जाएगा। मैं खुद किसान हूँ भाई, ठीक है। अब लोग जिन्होंने को पहले कोई सरसों की फसल बोते थे, कोई और कोई इस तरह की, उन्होंने भी सब ने इन्हीं को ना किया कि यार गंदम बीजें। अब उनको क्या पता था कि साड़ी स्टेट नगली है, इन्हीं के लोगों के साथ वादा करके तो भाग जाती है। अब इन्होंने उनसे ये तो कर लिया कि हम जो है गंदम खरीदेंगे, और हमें जी हम बाहर से क्यों खरीदेंगे, हम अपने लोगों से खरीदेंगे। अब ये है कि अपने लोगों से गंदम नहीं खरीद सकते। गंदम खरीदने के हवाले से इनको पूछा जाए तो कहते हैं जी हमें फिर बैंक से पैसे लेने पड़ेंगे। बैंक जो है यानी कि वो 22% जो है आपसे वो लोन लेता है और वो मार्कअप लेता है, तो हम वो किधर से लाएंगे, और हम कितने नफलों का स्वाब है, हमें इतनी गंदम खरीदने की क्या ज़रूरत है। अब ये बात बताना नहीं चाहते, ये सारा बर्डन आता है पंजाब पर। सिंध वाले जो है यानी कि उनका तो मैंने आपको बताया कि उनकी गंदम है कितनी, ठीक है, उन्होंने कितनी को लेनी है। पंजाब का हुई ना जिधर 76% गंदम होगी तो इन्होंने कितने किसानों से लेनी है। अब ये इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि लोगों के सामने सच बोल सके, तो लिहाजा इन्होंने स्कैंडल खेल रहे हैं।
और ये निगरान हुकूमत के साथ वही काम कर रहे हैं कि जो इनके साथ नून लीग वालों के साथ पीटीआई वाले करते होते हैं। तो इसमें कोई स्कैंडल नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये झूठ बोल रहे हैं। ये जो मैंने आपको पहले शुरू की ना बात के शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे हैं कि वो कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहते, ये डॉन की खबर है जी कि वो रिलक्टेंट है इन्वेस्टिगेशन कराने में। और भाई उनको पता है कि ये कैसे हुआ है, ये सारी सियासत चल रही है जी कि मियाँ नवाज शरीफ ने मियाँ शहबाज शरीफ को बुला लिया। और वैसे भी उन्हें जड़ा है कि हफ्ता एतवार उसे लाहौर ही जाके गुजारना से कि उनको बुला लिया, किस लिए बुला लिया, क्या इन्होंने करना था, कौन सा स्कैंडल है जो इन्होंने निकालना था। तो खुदारा इस तरह से लोगों पर गलत इल्ज़ाम ना लगाया करें। अब अगर ये प्राइवेट सेक्टर से ना मंगवाते, ये टीसीपी से मंगवा लेते हुकूमती कंपनी से, तो फिर होना था जी ये हुकूमत से क्यों मंगवाई, उधर से क्यों नहीं मंगवाई। अगर ये ना मंगवाते और शार्टेज हो जाती है जी ये सुते पे सन। हमने कभी नहीं कि किसी को किसी साइड पे खड़े नहीं होने देते। हमारी ब्यूरोक्रेसी क्यों नहीं काम करती, इसीलिए नहीं करती कि जो भी हो जाए उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। अगर को किसी का प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता नहीं तो पैसे खा गए ना, ठीक है। अगर नाकाम हो जाए तो फिर भी है उसको लान तान हर दो सूरतों में होती है, वो कहते हैं कि इसमें इंसेंटिव ही कोई नहीं है, ठीक है। तो लिहाजा आपने अगर किसी को क्रिटिसाइज करना है तो आपका कोई ना कोई मेरिट तो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा यानी कि हर आदमी अपनी तरफ से बड़ा शरूड बनता है, यानी कि बड़ा क्लेवर हो जनाब, बड़ी ना को लगता है करोड़ों की दिहाड़ी लगी है जी, कोई आंदा है खरबां की दिहाड़ी लगी है। वो किस तरीके से लगी है कोई पता नहीं। अगर कोई बंदा पूछ ले उसको कहेंगे ओ यार तू बहुत ही बोले बाले हो, तुम्हें क्या पता लोग किस तरह गेम कर जाते हैं। और ये इसी तरह हमारी जो एक दूसरे के बारे में बदगुमानी है, एक बेसलेस किस्म की बदगुमानी है, इसकी वजह से भी ओवरऑल लोगों में, मुआशरे में एक ना सिर्फ नफरत फैलती है बल्कि एक अदम एतमाद है, एक दूसरे पर अदम एतमाद है। खुदा ऐसा ना किया करें, इस ये झूठे किस्म के स्कैंडल ना बनाया करें। और जिस दिन यानी कि आप कोई सच्चा स्कैंडल ले आए तो मैं भी मान जाऊंगा कि आपका सच्चा स्कैंडल है। अदरवाइज अभी तक जो कर रहे हैं, और मीडिया में भी बहुत सारे लोग जो कर रहे होते हैं वो इसी तरह कर रहे होते हैं, अगर वो नहीं चलाएंगे तो उनकी भी खबर नहीं बिकती, ठीक है। तो लिहाजा ये बड़ा आलमी है। तो नाजरीन ये है आज की गुफ्तगू, बात लंबी हो गई है और लेकिन बताना बहुत ज़रूरी थी। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।